बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामलात अभी किस मोड़ पर खड़े हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है क्या वो पोजीशन दुरुस्त है, सही सिमत में पाकिस्तान बढ़ रहा है। आज मिनिस्टर इंटीरियर और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने एक मीडिया टॉक की जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि न्यूजीलैंड टीम को जो थ्रेट दिए गए और जिस तरह ये सारा एक हाइप क्रिएट की गई, आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट की गई और उसको दौरा मनसूख करके यूनिलैटरली डिसीजन लेकर वापस जाना पड़ा, इसके पीछे भारतीय हाथ शामिल है। किस तरह ये सारी कार्रवाई को ऑपरेट किया गया, किस तरह थ्रेट क्रिएट किया गया, कौन कौन कहाँ से बैठा, किस तरह इस सारे मामले को भारत से हैंडल कर रहा था, इसका उन्होंने एक तफसीली जो है वो आज जिक्र किया। आज प्रोग्राम में इसको मौजूद बहस लेकर आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसको और ऐसी बहुत सारी और कार्रवाइयों को भारत की काउंटर करने के लिए साइबर कार्रवाइयों को खुसूसी तौर पर पाकिस्तान क्या इकदाम उठाए हुए है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर पाक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो एक मुलाकात की और उनको बहुत सारी नेक तमन्नाएं दी और उनको हिदायत की हैं कि अच्छा परफॉर्म करें, मेहनत करें, सबसे अच्छा जवाब यही होगा। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशरफ सलीम साहब, हमें ज्वाइन करें डॉक्टर जमील अहमद खान साहब और अब्दुल समद याकूब साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुफ्तगू आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा जनरल साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह आज प्रेसर एक हुआ, दोनों मिनिस्टर्स बैठे और उन्होंने जिक्र किया कि भारतीय हाथ इसमें मुलव्विस होने के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एविडेंसेस हैं और हमें इशारे किनारे ही मिल रहे हैं कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सारा कुछ प्लान किया गया है। क्या इस हवाले से आप कहेंगे फिफ्थ जनरेशन वॉर तो यकीनी तौर पे सारे मामले के अंदर हमें दिखाई दे रही है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आज की बात नहीं, बड़े अरसे से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक फिफ्थ जनरेशन वॉर शुरू की हुई है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको एग्जीक्यूट करता है। और पहले तो उसको जब तक अफ़गानिस्तान में अमरीकी और नेटो फ़ौजें मौजूद थी वहाँ पे उसको अड्डे मिले हुए थे और वहाँ से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जंग कर रहा था। अब वो किसी हद तक अड्डे डिनाए हो गए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के वफादार लोग वहाँ पे ज़रूर होंगे, जो एक किस्म के स्लीपिंग सेल्स हैं वो वहाँ पे होंगे और उनका ताने बाने पाकिस्तान भी में लोगों के साथ हैं। और जिस तरीके से आज मिनिस्टर साहबान ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि इसके पीछे इंडिया से कोई शख्स था जिसने ये सारा कुछ किया, जिसके फ़ोन से ये हुआ और जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया। अच्छा, फिर उसकी अचंभे की बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम जिनको ये इंफॉर्मेशन उन्होंने पास की, उन्होंने बगैर हमारे से बात किए, हमारी जो क्रिकेट की मैनेजमेंट है या हमारी जो सिक्योरिटी की मैनेजमेंट थी वहाँ पे, उनसे बात किए बगैर उन्होंने एक यूनिलैटरल फैसला लेके यहाँ से निकल गए। इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग मोर टू इट। इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ क्रिकेट टीम, देयर इज समथिंग मोर टू इट। इस दुनिया में आपको पता है कि जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स इस खित्ते की बदल रही है, जिस तरीके से अमेरिका का इंटरेस्ट है कि वो चाइना के खिलाफ मुल्कों को खड़ा करे, अब उसको एक अड्डा उसका यहाँ से ख़त्म हो गया अफगानिस्तान, जिसको वो यूज़ कर सकता था सी पैक के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, ओबोर के खिलाफ। बाकी सारे उसके जो अज़ाइम थे वो किसी हद तक डिफीट होते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसने नए महाज खोलिए। आपने सुना है ये नए ऑकस और ये क्वाड और इस तरह की नई चीजें आ रही हैं, नई जियोपॉलिटिक्स तरतीब दी जा रही है। आप मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर जमील अहमद साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह जनरल साहब भी जिक्र कर रहे हैं और हमारे सामने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लैरिटी के साथ आती हमें दिखाई दे रही हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहने का क्या खुमियाजा पाकिस्तान इन दो टीमों के वापस चले जाने की सूरत में भुगत रहा है? अगर ऐसा ही है जो सियासी हलकों में भी कहा जा रहा है, तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या अमेरिका का इन्फ्लुएंस है ममालिक के ऊपर? आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, या जिस फिफ्थ जनरेशन वॉर का शिकार हम लोग हैं उसमें अमेरिका तो अगर देखा जाए तो जो इस खत्ते में उनका इंटरेस्ट है पूरे रीजन में, और उस इंटरेस्ट को खास तौर पे चाइना के खिलाफ जो सफबंदी हो रही है और जिस सफबंदी में पहले ही स्ट्रिंग ऑफ अलायंस, एक तरफ जिसमें क्वाड्स पूरे कंट्री शामिल हैं और मजीद, और दूसरी तरफ स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स और इसी तरह की दूसरी संबंधियां जो हो रही हैं, उससे तो बिल्कुल लेकिन उससे सबसे बड़ा इस वक्त जो ट्रिगर पॉइंट है अमेरिका के लिए वो ये है कि जो अफगानिस्तान में उसे हजीमत उठानी पड़ी है और जो इस वक्त नुक्ताचीनी हो रही है अमेरिकी प्रेसिडेंट पर, जो बाइडन पर,
इस वक्त जो डोमेस्टिक उनके पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ी गुजंद पहुंची है, और इस वक्त कहा जा रहा है कि टर्म इलेक्शन अमेरिका में डेमोक्रेटिक के लिए बहुत लीथल साबित होगा। उन तमाम चीजों को वो अगर आप ध्यान में रखें तो आपने सवाल मुझसे किया कि एब्सोल्युटली नॉट, और न्यूजीलैंड के टीम के वापसी का कोई ताल्लुक बनता है। ये जो मैंने पसे मंजर बयान किया आपके सामने, उसमें तो ताल्लुक बन जाता है, और ताल्लुक फिफ्थ जनरेशन वार में इस ताल्लुक को साबित करना और वो जरा मुश्किल होता है, लेकिन अगर डॉट से डॉट मिलाएं तो ताल्लुक तो बनता है। ताल्लुक इस तनाजुर में भी बनता है कि अमेरिका यहाँ से चला गया और जिस हालात में गया, जाहिर है वो मैंने आपको बयान किया कि एक एम्बेरसमेंट उनकी अपनी कंट्री के लिए, और उसका जो एक ट्रस्ट लेवल और इमेज जो है अमेरिका का यकीनन खराब हुआ दुनिया में। ये उनके अपने लोग और थिंक टैंक भी कह रहे हैं। लेकिन उससे दूसरी बात ये है कि अमेरिकन पॉलिसी साज जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी तमाम की तमाम तवज्जो अब ये है कि किसी तरीके से चाइना को जो कम्पीट कर रहे हैं या चाइना को जो अंडरमाइन करना है, उसके लिए क्या एफर्ट किया जाए। अब उस एफर्ट्स में पाकिस्तान तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फलक्रम है, बहुत इम्पोर्टेंट खिता है, जिसको कि वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से नंबर 1 अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि हर जगह वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सपोर्ट से ही अफगानिस्तान, मतलब अपनी हार को वो मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं। उनके अपने थिंक टैंक और उनके अपने दानिश्वर कह रहे हैं, न सिर्फ इसकी बात करने, इराक की बात करने, सीरिया की बात करने, इन तमाम मामला जो रिसेंट पास्ट में है, उसके अलावा उससे पहले उन्हें कामयाबी क्यों नहीं हो रही है, तो वो अभी देख रहे हैं उस बात को। लेकिन आ जाते हैं आप वाली बात पर कि यकीनन जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं, ये मिनिस्टर खुद कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हमें भी पता है इस बात का। इसकी दो ही सूरत हो सकती थी, या तो इसको बहुत डिप्लोमेटिकली तरीके से कुछ और अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाते, लेकिन ये वक्त सही था कि पाकिस्तान को एक अपना बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ किसी न किसी स्टेज पे रखना ही था, और अच्छा हुआ कि रख लिया। अब उसकी जो कीमत देनी है उसके लिए कौम को कितना और किस तरह और किस वक्त तक तैयार किया जा सकता है। डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहें। अब्दुल समद साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगा। समद साहब ये फरमाइएगा कि भारत का आज हमने जिक्र सुना, वैसे तो हम गुज़िश्ता कई इवेंट्स में सुनते आ रहे हैं जो रिसेंट पास के अंदर हुए हैं, पाकिस्तान के जितने भी इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं और जितने हमारे तर्जुमान हैं वो उस चीज़ के हवाले से एम्पेरिकल एविडेंसेस दे चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी कह चुके हैं, और आज फिर भारत का जिक्र आया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हम उनको ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे? अगर हम दे पा रहे हैं तो क्या हम उस एक्सपोज की हुई इंफॉर्मेशन को जो हम शेयर करें, जिस तरह हमने आज भी किया, कंसर्न अथॉरिटीज तक जो है वो नहीं पहुंचा पा रहे, या इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी बात को उस तरह अहमियत नहीं दे रही जिस तरह उसको देनी चाहिए, क्योंकि भारत को खित्ते के लिए आज खतरा करार दिया गया है मिनिस्टर्स की जानिब से। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट सिंस यू आर पार्ट ऑफ पीटीआई? देखें, बड़ा सिंपल सी बात है कि ये डोजियर्स देना, ये एविडेंस देना ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी जरूर होती है और डिप्लोमेटिकली भी एंगेज करना चाहिए वर्ल्ड कम्युनिटी को। ये मैं इसको लेता हूँ फॉर्मेलिटी का, लेकिन साजिश का जवाब जो होता है वो फॉर्मेलिटी से नहीं दिया जाता। साजिश का जवाब हमेशा साजिश से दिया जाता है। अगर उन्होंने आपको स्ट्राइक किया तो हमें उनको स्ट्राइक बैक करना पड़ेगा, जिस तरीके से जिन मैदानों में वो आपसे लड़ रहे हैं। ऑल्दो के ये एक बहुत बड़ी उनकी नाकामी थी कि उनका इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान की चट्टानों में रोन दिया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब वो वक्त नहीं रहा कि कन्वेंशनल वॉर्स लड़ी जाए या दुनिया में कहीं पे कन्वेंशनल वॉर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता हो। मेरा ये ख्याल है कि अब जो है वो जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और इस तरह के जितने भी आप कह लें इकोनॉमिक्स से लेके, और आप हर जगह के ऊपर उनके इंटरेस्ट को काउंटर करेंगे और अपने इंटरेस्ट की खातिर वो करेंगे। तो एक जहां तक वो फिफ्थ वॉर की बात करते हैं, ठीक है, उनका नैरेटिव तो या उनका जो वो मीडिया वो तो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ये डोजियर्स दे रहे हैं या ये फॉर्मल डोजियर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बेहतरीन साजिश भी आज वक्त की जरूरत है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह आपने जिक्र किया कन्वेंशनल मीडिया का, और कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा हमने देखा कि इंडियन मीडिया तो खैर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ। आपका प्रोग्राम तो वायरल भी हुआ, हमने देखा, जिसके अंदर अर्नब गोस्वामी भारतीय सहाफ़ी जिसने कहा कि 5वें फ्लोर पे
मैं कमरों के नाम भी बता सकता हूँ, कौन कौन से अफसर कहाँ कहाँ पे ठहरे थे और क्या कार्रवाई हुई थी। थोड़ा सा ज़रा अगर आप हमें उसका रीकैप दे दें कि वो सारी डिबेट हुई क्या थी। इनफैक्ट इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज को चैलेंज किया और मैंने कहा कि जी आप बुरी तरह जो भी आपने अब ये वायरल हुआ क्लिप तो सबने देखा होगा। तो क्योंकि एक जो शख्स झूठा हो जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, तो वहीं पे मेरे माइंड में ये बात स्ट्राइक की थी कि सबसे पहली बात इसको फैक्ट चेक किया जाए कि क्या सेरीना के इतने फ्लोर्स हैं, क्योंकि वो उस वक्त मैं प्रोग्राम में लाइव था, लेकिन मैंने फौरन ही बात जब उसको देखा और नेक्स्ट डे उससे जब मुझे, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली इंडियन मीडिया के ऊपर प्रिपेयर होता हूँ, तो नेक्स्ट डे जब उसने मुझे बुलाया तो मैंने सबसे पहले उसको जो है ना वो उसको एक्सपोज किया। तो और फिर वो एक ऐसा वायरल हुआ कि पूरी दुनिया के सामने उसको अजीमत का सामना करना पड़ा। तो ये था वो बैकग्राउंड जिसपे उसको शर्मिंदगी का, वो खैर वो शर्मिंदा क्या होते हैं वो तो वैसे ही जो है ना साफ ही कहना भी नहीं चाहिए उनको। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। जनरल साहब, सर भारतीय जो 5th जनरेशन वॉर जारी है, हम उसके हवाले से आज हम जिक्र कर रहे हैं और हमने सुना भी। अब मैं थोड़ा सा ग्राउंड पर मौजूद रियलिटीज़ के हवाले से भी चाहता हूं कि हम प्रैक्टिकल जो चीज़ें उसके हवाले से भी जिक्र करें। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसको ले के बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया और बहुत सारे वेस्टर्न जो स्टॉलवर्ड्स हैं वहाँ पर मौजूद इस वक्त के, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। पंजशेर के अंदर भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया गया, पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया। इसके अलावा भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का या अफ़गानिस्तान के अंदर रोल के हवाले से जिक्र किया गया, जिसके ऊपर क्लैरिटी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल भी दी। मैं जानना ये चाहता हूँ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कितना हमारा रोल है इसमें, और होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारा रोल तो अमेरिका के हक में था। तकरीबन 20 साल 9/11 के बाद से पाकिस्तान ने अमेरिका को फैसिलिटीज़ दी, अमेरिका को फैसिलिटेट किया। तालिबान तो वहाँ पे एज सच को एंटिटी एक जगह पे नहीं मौजूद थी जिनकी हेल्प की जा सके। वो अपनी जंग लड़ रहे थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी जंग लड़ी। अब चूंकि अमेरिका और नेटो फोर्सेस को वहाँ से निकलना पड़ा है, अब उन्होंने अपने ऑडियंस को अपने घर में, अपने अपने मुल्कों में जस्टिफाई करना है कि हम क्यों हारे। अब अगर कहेंगे कि हम तो तालिबान के हाथों हार गए, एक रैग टैक्सी फोर्स जिसके हाथों हार के आ गए, अब वो तो कह नहीं सकते। अब उन्होंने कोई ना कोई स्केप गोटिंग करनी है, वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। भाई पाकिस्तान अगर इतना ही कमजोर, इतना ही ताकतवर था, अमेरिका और नेटो सारे को मिला के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दे दी, तो पाकिस्तान तो भाई सुपर पावर है, पाकिस्तान तो फिर छोटी चीज नहीं है। ये सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डालने का मकसद ये है कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि अफगानिस्तान जब वियतनाम से अमेरिका निकला है तो उन्होंने मलबा डाला था कंबोडिया के ऊपर और कंबोडिया को तबाह करके रख दिया था उन्होंने। भाई यहाँ पे स्केप गोटिंग हो रही है, पाकिस्तान को खामखा ब्लेम किया जाए, ये यहाँ पे मामला खत्म नहीं होगा। वो सिर्फ यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बिल्ड किया जा रहा है। ये जो क्रिकेट की बात हुई है, हमने पहले जहाँ से शुरू किया था, न्यूजीलैंड की टीम बगैर हमारे से कंसल्ट किए, बगैर हमारे से शेयर किए कि उनको थ्रेट किया है, फटाफट वापस चली गई। प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बात तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वैसे करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है ना, उन्होंने वहां से बात की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बात उनको करनी नहीं चाहिए थी। अब ये बात हो गई, उसके बावजूद वो नहीं रुके, चले गए। उधर से इंग्लैंड ने भी अपना दौरा मनसूख कर दिया। ये सारा कुछ एक पूरे का पूरा एक प्रॉपर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और इसी में ये जो अभी आज कल ये जो अभी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, इसके पीछे इंडिया था, इंडिया के वहां से इंजीनियर किया गया, खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, प्रोग्राम में वक्त तो अच्छा था एक ब्रेक का, ब्रेक की जानिब पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जमील साहब, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया जनरल साहब ने, पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आप खैर बड़े अहम मनसब पर आप रह चुके हैं और बड़ी करीब से इन मामलात को समझते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम, बरतानिया की टीम नहीं आई और यहाँ वो दौरा मनसूख करके कुछ ही मिनट पहले न्यूजीलैंड की टीम चली गई। हमें बड़ी हजीमत है जो उठानी पड़ी और हमें क्लियर करना पड़ा दुनिया को कि भाई ऐसा मसला नहीं है, सिक्योरिटी हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर है। क्या हमारे लिए सिफारती तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि हम इनके सिफारतकार को या हाई कमिश्नर को यहाँ पे तलब करें और तलब करके उससे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं? क्योंकि कॉलिंग एन एम्बेसडर और हाई कमिश्नर मेरा ख्याल है कोई बहुत छोटी चीज़ भी नहीं है, मामूल की एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन केस टू केस यकीनी तौर पर डिफ़र करता है। हमने ऐसा एक तो ये करना चाहिए था कि नहीं, और अगर नहीं हमने किया तो उसकी क्या वजूहात हैं?
नहीं, वो सूरत में हम कर सकते थे जब हम अगर अपने प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस न करते कि वो बात करें। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा बात कर ली और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया, तो फिर वो जरा लेवल बहुत हाई हो जाना था अगर हम प्रोटेस्ट करते। तो गालिबन ये वजह हुई होगी कि जिस वजह से उन्होंने उस लेवल पे इज्तनाब किया। गो के फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब उन्हें एक लिखा है नोट पर बैल, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है तमाम चीज़ों का, खास तौर पर कि किस तरह होंगे ये, और साथ में अपने सफीर को भी कहा है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे जिस वक्त जो हमें थोड़ी सी भी इसकी एक हमें इशारा मिला था कि न्यूजीलैंड टीम को कुछ अफरा तफरी फैल रही है और कुछ उनको अलर्ट आ गए, इतना तो पता पड़ गया था कि अलर्ट आ गए हैं, लेकिन ये उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि उसकी नौइयत क्या है। तो उसके बाद हमें अपने सफीर को न्यूजीलैंड के फौरन उनके फॉरेन मिनिस्ट्री में भेजना चाहिए था विद सम काउंटर एफर्ट। देखिए लेकिन हमने किया क्यों नहीं सर? सवाल तो ये हमने किया क्यों नहीं? लोग जानना चाहते हैं कि भाई कोई आपका रिएक्शन कहाँ पे नजर आया, वो हमें दिख नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि शायद फॉरेन ऑफिस ने कोशिश की हो, लेकिन उसका जिक्र कहीं हुआ नहीं है। कोई कामयाबी नहीं मिली, उसका जिक्र आ जाता, हमें इत्तला मिल जाती है, लेकिन गालिबन वो लेट हो गए। हमारी फॉरेन पॉलिसी सर सिम्त में बढ़ गया सारे मामले को लेकर और ओवरऑल खत्ते की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको लेकर सिफारती पॉलिसी। देखिए मारूजाती और माहौलियाती हालात में जिस तरीके से चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, वो स्पीड तो हमारी नहीं है, उससे तो स्पीड हमारी कम है। दूसरी मामलात ये है कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री को ही ना देखा जाए, बल्कि तमाम मिनिस्ट्रीज को अगर देखें तो वी आर ट्राइंग टू meet the challenges of 21st century with the tools of 19th century. Our speed and our utilization of the IT and our utilization of social media and the advancement of the foreign policy, वो थोड़ी सी दूसरों के मुकाबले में कम है। तो हम देखेंगे इसको इंटीग्रेटेड व्यू में अगर देखा जाए तो हमें बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चैलेंजेस ने जिस तरह में जकड़ा हुआ है, जिस खित्ते में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस खित्ते में यहाँ पर प्रॉक्सी वार चल रही है बड़ी ताकतों की, और जिस लिहाज से पाकिस्तान को वोटिंग की जा रही है। आज का ये आर्टिकल मेरे जहन में है, फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स में एक लीजा नामी बहुत वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रही है अमेरिका में भी, और उन्होंने बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान को, और ऐसे बहुत सारे थिंक टैंक पाकिस्तान को रगेदने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह की अभी जिक्र हुआ हमारे पैनलिस्ट की तरफ से कि पाकिस्तान के लिए माहौल क्रिएट किया जा रहा है, यकीनी तौर पे मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। मैं आता हूँ इस पॉइंट पे, अब्दुल समद साहब से मैं चाहता हूँ कि हम इस पे उनका वर्जन लें। समद साहब ये बताइएगा, जिस तरह मुनज़्ज़म कार्रवाई या मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और जिस तरह एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे हैं कि हमारा शायद वो रिस्पॉन्स नहीं है या वो स्पीड नहीं है, वो स्विफ्टनेस नहीं है जो होनी चाहिए, आप ये बताइएगा कि भारत हो या ये अफगानिस्तान वाले मामले में पाकिस्तान की स्केप गोटिंग हो, ये न्यूजीलैंड वाले मामले में फिर भारत का सामने आ जाना हो, मैं रिसेंट में जो अभी वाक़यात हुए हैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, हमारी इस स्विफ्टनेस का होना या ना होना, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इस सारे मामले के अंदर हम दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमें रियलाइज़ हो कि नहीं यार हमने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, मसला हो गया, हमें तो यूँ नहीं करना चाहिए था? देखें, यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत यह है कि हमारे यहाँ इंडिया को इतना मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा जो कॉमन सिटीजन है वो इतना एंटी इंडिया शायद ना हो जितना कि इंडिया में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है और चुरन बिकता है उनका। करेक्ट। तो उनको तो वो एंटी जो मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान उन्होंने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उसे अचीव करने होते हैं। शायद हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, मतलब कि हम कोई इतना इंडिया से परेशान शायद नहीं होते। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो जितना शायद को $5 बिलियन का उनको जो लॉस हुआ है वहां पे, उसका कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई आफ्टर शॉक उन्होंने कोई ना कोई रिएक्ट तो करना था ना उससे। और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट यही किया कि न्यूजीलैंड को जो उन्होंने कैंपेन चलाई। और बाय द वे ये जो अभी नंदन मिश्रा जिसके आर्टिकल के ऊपर ये सारा जो आज फवाद चौधरी ने ये इसको एक्सपोज किया है, ये मैंने 4 दिन पहले ये सोशल मीडिया पे इसको बता दिया था, पॉइंट आउट कर दिया था, लेकिन गालिबन शायद उस वक्त इतना अंदाजा नहीं, फर्दर हम डिटेल में हम नहीं गए थे कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात और कौन लोग इसके पीछे मुलव्वस हैं। खैर आज तो बिल्कुल ही वो एक्सपोज हो गया। तो ये इस चीज को लेके हमें नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए कि इंडियन जो है वो इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं ताकि दुनिया को इदराक हो। लेकिन खैर कहीं हम समझते हैं कि कोई ना कुछ कोताही हमारी रह जाती है कि हम उनको बैटली उस तरह से एक्सपोज नहीं कर पाते।
ठीक है जनरल साहब, जिस तरह जिक्र कर रहे हैं समद साहब भी, सवाल ये है कि जो कन्वेंशनल वॉर है या जिस तरह वॉर्स लड़ी जाती थी उसमें तो हमने देखा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान तगड़ियाँ हैं और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त करारा जवाब दिया। अब 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर जब से आ चुकी है, आपकी क्या मालूमात है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि पाकिस्तान कितना गेयर अप है इस वक्त मौजूदा कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में, और उसको किस मकाम तक पहुँचने की ज़रूरत है? मैं इसमें EU डिसइंफो लैब का भी जिक्र करूंगा जो 15 साल तक मुनज़्ज़म कैंपेन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जानिब से की गई और हमने उसके ऊपर वो एहतजाज किया लेकिन हम वो पॉइंट रजिस्टर नहीं करा पाए जिस पे उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती। हमारी कुछ पाकिस्तान की कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, आई थिंक वी नीड टू रिमूव दोज वल्नरेबिलिटीज़ फर्स्ट। पहली तो हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है। देखिए उधर से IMF को खांसी भी आती है तो हम यहाँ पे कांप जाते हैं, क्योंकि वजह यह है कि वी आर अंडर वेरी वेरी हैवी डेट और अभी भी हम डेट पे डेट लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपना इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर ही नहीं सके हैं उस लिहाज से, उस तरीके से कि हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर हमारी किसी हद तक डिपेंडेंस कम हो जाती है और हम इंडिपेंडेंट फैसले ले सकते। अभी भी आप देखें हमें डर लगा हुआ है कि आगे रिव्यू आ रहा है IMF का, इसी तरीके से FATF का मसला आगे सामने आ रहा है। ये बहुत सारी हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिनको हमें दूर करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक हाउस अपना सीधा करें। दूसरा, इकोनॉमिक हाउस उस वक्त तक सीधा नहीं होता जब तक मुल्क में लोगों को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र ना आए। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशंस का आपस में कोऑपरेशन करना, कोऑपरेशन से रहना, आगे चलना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो इंटरनल हालात हैं इनको सबसे पहले तो हम ठीक करें और अंदर से कम हम एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करें दुनिया को। अब हम एक दूसरे पे भी इल्जाम लगाओ, कुछ लोग कर भी रहे हैं, मतलब हम कहते हैं ये फलाना बैठा लंदन से ये बयान दे रहा है, कोई किधर से बयान दे रहा है। बात ये है कि हम भांत भांत की बोलियां क्यों बोल रहे हैं। हमारी कौम को मुत्तहद होकर सोचना चाहिए, मुत्तहद होकर आगे बढ़ना चाहिए, अपना इकोनॉमिक हाउस ठीक करना चाहिए। सर 7 डिकेड्स हो चुकी हैं, हम आज भी यही बात कर रहे हैं कि हमें मुत्तहद होना चाहिए। व्हाट इज़ मिसिंग, मतलब मिसिंग पार्ट क्या है, क्यों नहीं हम ये कर पा रहे हैं? इत्तेहाद होगा तो ज़ाहिर है 1 पेज पे आएंगे, 1 पेज पे आएंगे इक्तिसादियात बेहतर होंगी, इक्तिसादियात बेहतर होंगी तो डिप्लोमेटिक फ्रंट बेहतर होगा। यानी ये तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है। इसका दूसरा मतलब ये है कि अभी कुछ भी होने वाला ऐसा नहीं है। एक कायदे आज़म ने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया था ना। वी नीड अ कायदे आज़म, वी नीड अ लीडर हु कैन यूनाइट अस ऑल और आगे लेके हमें जा सके। और लीडर वो होता है जो कौम को इकट्ठा करता है और आगे लेके चलता है। मेरे ख्याल में जब तक वो उस तरह की लीडरशिप हमें नहीं मिलती है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम इकट्ठे होकर आगे चल सकें। कोई यूनाइटेड प्रोग्राम हो, हमारी कोई प्रोग्रेस हो, लोगों को हमारे ऊपर एतमाद हो कि यार ये कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल है, इसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेशन के बहुत चांसेस हैं, लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आए, बाकी बाहर से भी लोग पैसा लेके आए। अब अगर पैसा बाहर से आ रहा है, आप देखें ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है इसमें पाकिस्तानी पैसा डाल रहे हैं, नो डाउट उसमें 2 अरब से ज्यादा पैसा आ चुका है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? द कॉस्ट इज वेरी हाई। हम ये बॉन्ड बाहर जाके बॉन्ड फ्लोट करते हैं, बड़े महंगे बॉन्ड हैं ये सारे के सारे, और ये लॉन्ग टर्म डेट है हमारे ऊपर चढ़ रहा है, और ज्यादा डेट चढ़ रहा है हमारे ऊपर। बिल्कुल, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हमारी पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं वो यकीनी तौर पे काफ़ी अपसेट हैं। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ डॉक्टर जमील साहब से। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब जिस तरह जिक्र कर रहे हैं हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास जारी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 24 तारीख को ग़ालिबन वहाँ से खिताब करने वाले हैं और उनका एक धुआंधार खिताब जो है वो दुनिया को याद है जिन्होंने किया। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इनका हमें अभी तक फ़ायदा क्या हासिल हुआ है, और इस मरतबा यकीनी तौर पर कश्मीर और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में एक्सपेक्ट करें प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, व्हाट अचीवमेंट वी वुड मेड आउट ऑफ दिस? डिप्लोमेसी नाम है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का, और प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी जो 75th सेशन में बोला या 2019 में जो बोला, उसमें वही ज्यादातर मोटी मोटी चीजें हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें कि कश्मीर है, पिछली दफा तो कोविड का मामला भी आ गया था, इस्लामोफोबिया का मामला भी आ गया था। पिछली दोनों तकरीर में प्राइम मिनिस्टर ने इन चीजों का जिक्र किया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तकरीर जो है उसकी कोई इम्प्लीमेंटिंग या उसकी रेजोल्यूशन की कोई इम्प्लीमेंटिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो एक रिकमेंडेशंस है। असल आपका फोरम जो है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के, दरअसल एक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की जितने भी सेशन है या जो भी रेजोल्यूशन है वो चैप्टर
अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर चैप्टर 4 के तहत वो उसकी तमाम की तमाम प्रोसीडिंग्स होती हैं। और अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो वो आपकी सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल में इम्प्लीमेंटिंग का मामला जहाँ आ जाते हैं वो चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर है उसमें मौजूद है। खास तौर पर आर्टिकल 41 और 42 और 47 उन आर्टिकल्स में इम्प्लीमेंटेशन की पावर है। वो तफसील लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इस बात को यहाँ कहते हुए कि क्योंकि कंसिस्टेंटली प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले को एक पब्लिक डिप्लोमेसी के बड़े टॉप लेवल पे पहुंचा दिया है, लेकिन किसी हदफ को हासिल करने के लिए, किसी मुल्क के डिप्लोमेटिक हदफ को हासिल, नेशनल इंटरेस्ट के हदफ को हासिल करने के लिए 3 तरीके कार दुनिया में राइज हैं। पहला तरीका है पब्लिक डिप्लोमेसी, जो प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं और कुछ मजीद हो रही है, लेकिन हमारे सफारत खानों में उन्हें हमें चाहिए कि हम उनसे पूछें कि पब्लिक डिप्लोमेसी में उनकी क्या वहाँ काविशें, कोशिशें हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ की जो लोकल मीडिया है उसमें क्या एंगेजमेंट है, वहाँ के लोकल लोग हैं क्या एंगेजमेंट है, वहाँ के थिंक टैंक है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के पास। दूसरा उसमें यह है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस और जहाँ जहाँ हमारे एम्बेसडर्स हैं उन्हें जो मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर, मिसाल के तौर पर पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, उन तमाम चीज़ों को हमारे मुख्तलिफ एम्बेसीज और एम्बेसडर्स के जरिए फॉर्मल तरीके से, जिसे ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कहती है, उन ममालिक के फॉरेन ऑफिस तक उसको कन्वे किया जाता और कन्विंस किया जाता। मुख्तलिफ उसके तरीक़ाकार होते हैं। आखिरी बात रह गई इसमें, थर्ड जो स्ट्रीम ऑफ डिप्लोमेसी है वो है लीगल डिप्लोमेसी। हम कश्मीर की बातें बहुत दफ़ा हम करते रहे हैं, उसमें देखें तकरीबन 1 दर्जन के करीब रेजोल्यूशंस हैं। कश्मीर के मामले में हमारा इतना स्ट्रॉन्ग केस है दुनिया के इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, जिसमें जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 49 है, जिसमें वॉर क्राइम का आर्टिकल 8 है। ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंटेबल हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही हैं, दुनिया इसको, हमारी कौम जानना चाहती है। वो इसलिए नहीं हो रही हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमने जो लॉबिंग करनी थी, एक तो ये है बहुत मुश्किल काम, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट और अमेरिका के एलाइज का इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से मुख्तलिफ हो गया है। उसकी भी बहुत लंबी दास्तान और लंबी हिस्ट्री है। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 के मेंबरान हैं, हमें उनसे एंगेजमेंट भी ज़्यादा करनी चाहिए थी पिछले 10, 15, 20 सालों में, और सही तरीके से करनी चाहिए थी और एंगेजमेंट करनी चाहिए थी उनके साथ, वो हमने नहीं की जो हमें करना चाहिए था। मेरे साथ रहिए डॉक्टर साहब। समद साहब, सर टाइम की कुछ कमी का सामना है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के रिलेशंस नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जिसमें खुसूसन सेंट्रल एशियन रियासतें और ईरान शामिल है, आप क्या एनालाइज करते हैं कि वो अभी किस पोजीशन पर खड़े हैं और हमें किस सिमत में उसको आगे बढ़ाना चाहिए? देखें, पहले तो शायद कोई इतने आइडियल रिलेशंस ना हो, बज़ाहिर हों ईरान के साथ, लेकिन अब क्योंकि अफगानिस्तान की जिस तरह से सूरत हाल चेंज हुई है और गालिबन ये अब तालिबान को ईरान भी एंगेज कर रहा है, तो उस हवाले से तो हम, मेरा ख्याल है कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि जो हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ, जाहिर है कि नेबरिंग कंट्री में कितने मुल्क आ जाते हैं, चाइना को छोड़ के, इधर एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ ईरान और अफगानिस्तान। तो गनी रजीम में तो अफगानिस्तान से भी हम गए थे और ईरान के साथ हमारे पहले भी कुछ इख्तिलाफ किसी चीज़ों पे रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो बदलती सूरत हाल अफगानिस्तान में हुई है वो ईरान के हवाले से भी हमारी बड़ी फेवर में गई है, और अब ये वो वक्त आ गया कि जब हम स्ट्रेटेजिकली ईरान से और क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे इंडिया का वो स्टेक भी नहीं रहा जो पहले था, जिस तरह से वो अफगानिस्तान से कि वो इंडिया की तरफ आता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल समद याकूब साहब, हमें ज्वाइन किया था डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशरफ सलीम साहब भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।